नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और टीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि आपका 12 तारीख को होने वाला है, उसके लिए बिहार का संपूर्ण परिचय। और ये पार्ट 1 होगा हमारा, जिसमें हम लोग बिहार में जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हर साल किसी न किसी गर्म जल कुंड के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ है, किसी न किसी नदी के बारे में पूछा जाता है, उसका उद्गम कहाँ होता है, कहाँ पर मिलती है, पटना में कहाँ से प्रवेश करती है या फिर बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। इन सब चीजों के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जल संसाधन से फिर उसके बाद आपका जो जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो नदियों के ऊपर है, नहरों के ऊपर है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नहरों से क्वेश्चन पूछा जाता है, झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके बीपीएससी पीटी के लिहाज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज सबसे पहले बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, ज्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, 20-25 मिनट में पूरा का पूरा मैं खत्म कर दूंगा और पहले मैप पे समझाऊंगा और उसके बाद फिर उसके बारे में फैक्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करके कमेंट जरूर करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें इसको तो बिहार की नदियों के बारे में यहां पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये है आपका बिहार का मैप, थोड़ा सा मैं बड़ा यदि कर दूं तो ये है आपका बिहार का मैप। ठीक है, और यहां पर विभिन्न नदियों को आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो यहां पर ये जो नदी आपको दिख रही है, ये जो नदी दिख रही है जो आपकी नेपाल से होती हुई आ रही है और गंगा में यहां पर आकर के मिल रही है, ये है आपकी गंडक नदी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गंडक नदी कहते हैं। उसके बाद देखें तो ये है एक नदी आपको दिख रही होगी, ये जो नदी है ये आपकी बूढ़ी गंडक नदी है। ये भी आप देख सकते हैं, यहां पर आकर के गंगा नदी से मिल रही है। ये जो बीचों बीच आपको दिख रही है ना सबसे मोटी रेखा, जो कि बिहार के पश्चिम से लेकर के और पूरब तक आपको दिख रही है, जो उत्तर प्रदेश है बिहार के पश्चिम में, वहां से आती है बिहार में और फिर इधर पूरब की तरफ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होकर के निकल जाती है। और ये है गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। यदि आपने भूगोल पढ़ा होगा बिहार का तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा, ऊपर वाला जो है उसको उत्तरी बिहार बोलते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है उसको दक्षिणी बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी जो है एकदम बीचों बीच बैठती है पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब यहां पर देखें तो आपको मैंने बताया यह है गंडक नदी, उसके बाद ये है बूढ़ी गंडक नदी, उसके बाद ये आते हैं, ये तीसरी नदी आपको दिख रही होगी, ये है आपकी बागमती। ठीक है, ये कौन सी नदी है, बागमती है। उसके बाद देखें तो ये कमला नदी है। ठीक है, ये है आपकी कमला नदी। तो ये सब जो नदियां आप देख रहे हैं जो कि उत्तर से आकर के गंगा में मिल रही हैं, ये कहां से आएंगी, ऑब्वियसली ये जो आएंगी वो आपके हिमालय से आएंगे। ठीक है, क्योंकि उत्तर में हिमालय का है ना, शिवालिक का कुछ भाग जो है वो टच करता है बिहार को, तो ये जो है उत्तर से आती है, नेपाल से आती है, आपका जो तिब्बत है वहां से निकल करके आती हैं। ठीक है, और फिर आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो कुछ नदियां हैं जो कि उत्तर से आती हैं और कुछ नदियां जो है वो दक्षिण से आती है। तो उत्तर से आने वाली नदियां हिमालय से निकलेंगी और दक्षिण से जो आने वाली नदियां हैं वो दक्षिण में आपका क्या है, दक्षिण में है आपका झारखंड, है ना। देखिए दक्षिण में है आपका झारखंड, तो नीचे से जो भी नदियां आएंगी वो या तो झारखंड से आएंगी या फिर कुछ नदी जो है वो आपका मध्य प्रदेश से अमरकंटक से आएंगी, पहाड़ियों से। ठीक है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, कि उत्तर से आने वाली नदियां हिमालय से आएंगी और दक्षिण से आने वाली नदियां झारखंड से या फिर आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से आएंगी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये सबसे पहले याद रखिए। अब मैंने आपको बताया ये है गंडक नदी, ये है बूढ़ी गंडक नदी, ये है आपकी बागमती नदी, ये है कमला नदी और फिर उसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में इधर की ओर यदि देखें तो ये महानंदा नदी। तो ये है ऊपर से बहने वाली नदियां, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बह करके जो ऊपर से नीचे की तरफ बह करके गंगा नदी में मिलती है। ये नदियां कौन कौन सी हैं तो आप उंगली पर याद कर लीजिए, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती, कमला,
ठीक है, उसके बाद कोशी और उसके बाद महानंदा। तो ये नदियां जो है वो उत्तरी बिहार में बहती है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी बिहार की तरफ। तो दक्षिणी बिहार में देखिए एक ये नदी आपका बचा हुआ है इधर, जो कि आपका किधर से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है। तो दो नदियां हैं, एक है आपकी सरयू, ठीक है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, और एक ये नदी है कर्मनाशा, जिसको कि अपवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, तो ये दो नदियां हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दो नदियां हैं, मैंने आपको बताया गंडक के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग यदि चले तो देखिए ये दो नदियां हैं, एक ये नदी जो है आपकी ये है सरयू नदी, और एक ये नदी है आपका सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहते हैं, और एक ये नदी है जिसको कि कर्मनाशा कहते हैं। इसको अपवित्र नदी माना जाता है। कर्मनाशा मतलब इसमें नहाने से आपके कर्म का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी कर्मनाशा नदी। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ से जो नदियां आती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो अभी तक उत्तर और आपका जो पश्चिम से नदियां आती हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं दक्षिण से जो नदियां बहती हैं, दक्षिणी बिहार में जो नदियां बहती हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए ये है आपका सोन नदी, ये कर्मनाशा के जस्ट नीचे ये जो नदी जा रही है और यहां पर मिल रही है गंगा से, ये है आपकी सोन नदी, उसके जो सबसे पश्चिम से बह रही है। ठीक है, नीचे में भी दक्षिणी बिहार में भी पश्चिम से पूरब की तरफ ही हम लोग चलेंगे। उत्तर बिहार में भी पश्चिम से पूरब की तरफ चले थे और उंगली पर देख लिए थे, यहां पर भी वही करेंगे। नीचे से ये है सोन नदी। ठीक, उसके बाद बगल में आ जाती है आपकी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जिसके बारे में पूछा भी गया था बीपीएससी में कि पुनपुन नदी जो है वो पटना में कहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर कमेंट में लिखिएगा यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो ये पुनपुन नदी। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि फतुहा के पास कौन सी नदी पटना में आकर मिलती है। ठीक है, तो उसमें आंसर था पुनपुन नदी। ठीक, तो ये है आपकी पुनपुन नदी जो कि फतुहा के पास पटना में आकर के मिलती है। उसके जस्ट बगल में आपकी फल्गु नदी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा सोन, पुनपुन और फल्गु नदी। ठीक है, उसके बाद इधर छोटी छोटी नदियां हैं, ये है किउल नदी, ये है आपकी अजय नदी। ठीक है, और गंगा तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो दक्षिण बिहार से बहने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई आपकी। सबसे पहले हम लोग देखा सोन नदी, जिस पर आपका दोहरी अनशन है और नहरें भी बनाई गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो सोन नदी हो गई, उसके बाद पुनपुन नदी हो गई, फिर आपकी फल्गु नदी हो गई, फिर आपकी किउल हो गई, फिर आपकी अजय नदी हो गई। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है आपकी दक्षिण से बहती है। तो अब आपने मैप पर देख लिया होगा, थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं, पूरा का पूरा दिखा देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन नदियों के बारे में। तो गंडक नदी के बारे में देखें तो इसका जो उद्गम होता है वो नेपाल हिमालय से होता है। जैसे मैंने बताया उत्तर से जितनी नदियां आएंगी सब हिमालय से निकलेंगी। तो इसका उद्गम जो होता है वो कहां से ओरिजिनेट जो होती है, ये नेपाल हिमालय से होती है। संगम कहां पर होता है, पहलेजा घाट में होता है। गंडक का संगम गंगा से पहलेजा घाट पर होता है, हाजीपुर और सोनपुर के पास है। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, तो बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का जो उद्गम होता है वो आपका चौतरवा और विशंभरपुर पश्चिम चंपारण से होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है संगम इसका खगड़िया के पास होता है गंगा नदी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका खगड़िया के पास इसका संगम होता है गंगा नदी से, और इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। ये सब आपको चार्ट के रूप में मिलेगा, इसलिए अगर नहीं भी दिख रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैप पर चूंकि समझाना है इसलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आती है बागमती नदी, जिसका उद्गम होता है शिवपुरी श्रेणी से, हिमालय नेपाल में ही। ठीक है, और संगम होता है कोशी नदी से बदला घाट में, और लंबाई कितनी है, 589 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कमला नदी। जैसा मैंने आपको बताया गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। ठीक है, कमला नदी जो है वो आपका महाभारत श्रेणी सिंधुलिया घाटी आपका नेपाल से निकलती है, उद्गम होता है। संगम उसका कोशी नदी बालाघाट के पास होता है। ठीक है, कोसी नदी से, और 328 किलोमीटर का इसका रनिंग। ठीक है, उसके बाद आती है कोसी नदी। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल और
तिब्बत से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी कुर्सेला कटिहार के पास गंगा नदी में मिलती है, ये कुर्सेला कटिहार के पास। ठीक है, और बिहार में प्रवेश कहां से करती है? सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। तो ये कोसी नदी के बारे में तीनों फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब महानंदा और बाकी जो नदियां हैं उनके बारे में जनरली पूछा नहीं गया है, लेकिन महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग से, संगम जो गंगा नदी में होता है वो गोदागाड़ी घाट बांग्लादेश में होता है, लंबाई 360 किलोमीटर है और बिहार में प्रवेश ये कहां से करती है? किशनगंज से करती है, जो कि हमारा सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, उत्तर पूर्वी जिला। गंगा नदी के बारे में देखें, गंगा नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम आप जानते हैं गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। ठीक है, गोमुख से। उसके बाद ये संगम कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक, और बिहार में प्रवेश कहां से? बक्सर के चौसा से ये प्रवेश करती है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसके बारे में कंफ्यूजन भी बराबर रहता है। बिहार से बाहर कहां से निकलती है? कटिहार से निकलती है और बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। ठीक है, कुल जिले कितने जिलों से होकर के बहती है? तो 12 जिलों से होकर के बहती है ये। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो सबसे नीचे में यदि हम लोग देखें सोन के बात करें तो सोन के ही बारे में नीचे में पूछा जाता है, बाकी किसी और के बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो सोन नदी जो है उसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे से जो भी नदी आएगी वो या तो मध्य प्रदेश से आएगी अमरकंटक की पहाड़ियों से, या फिर झारखंड से आएगी। ठीक है, तो गंगा नदी के पास जो है ये गंगा नदी से मिलती है पटना के पास में। ठीक है, सोन नदी, और लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है और बिहार में प्रवेश जो है ये रोहतास से करती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख नदियां हो गई। बाकी नदियों के बारे में भी आपको चार्ट में दिया रहेगा, तो आप डिटेल याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बिहार की नदियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, सॉरी, थोड़ा सा डिटेल में अब देख लेते हैं बिहार की नदियों के बारे में। तो यदि देखें तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर जैसा मैंने आपको बताया उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां इन दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर बिहार की नदियों में गंगा है, कोसी है, महानंदा है, कमला है, बागमती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा एवं महानंदा है। ठीक है, ये नदियां जो है देखिए घाघरा जो है वो आती जरूर है आपकी उत्तर प्रदेश से, पश्चिम से आती है, लेकिन इसको उत्तर बिहार में बहती है तो उत्तर बिहार की नदियों में ही गिनेंगे। ठीक है, तो ये आपकी उत्तरी बिहार की नदियां हो गई। और दक्षिणी बिहार की नदियों में जैसा मैंने बताया आपको सोन हो गई, पुनपुन हो गई, अजय हो गई, फिर आपके क्यूल हो गई, ये सब नदियां, फल्गु हो गई। ठीक है, कर्मनाशा हो गई, चानन एवं क्यूल नदी इत्यादि जितनी भी है वो दक्षिणी बिहार की नदियों में गिनी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में यदि हम लोग देखें तो कुल लंबाई इसकी जो है वो 2510 किलोमीटर है, 2510 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद देखें तो उद्गम स्थल आपको पता है गंगोत्री हिमनद का गोमुख जो है उत्तराखंड में वहां से है। मुहाना देखें तो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, उसके बाद बिहार में प्रवेश कहां से? तो बक्सर जिला के चौसा के पास से। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा, ये जो है बिहार में इसकी सहायक नदियां। और तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन बिहार में इसकी सहायक नदियां इतनी ही है। ठीक है, और प्रमुख सहायक नदियां जो कि दक्षिण के दिशा से मिलती है, ये जो हो गया उत्तर से दक्षिण की तरफ आकर के गंगा में मिलती है। और दक्षिण से जो मिलती है उनमें कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, घाघरा, फल्गु, क्यूल और ये सब नदियां जो है वो दक्षिण से आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गंगा नदी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं दूसरी नदी के बारे में देख लेते हैं। दूसरी नदी है हमारी बागमती नदी। ठीक है, बागमती नदी के बारे में देखें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 597 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 6500 वर्ग किलोमीटर। आखिर ये याद करने की जरूरत है, जल ग्रहण क्षेत्र याद करिए चाहे नहीं करिए, उद्गम स्थल बिहार में लंबाई और कहां पर गंगा नदी से मिलती है इतना याद रखना चाहिए। ठीक है, महाभारत श्रेणी नेपाल से यह निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल इसका बागमती नदी का। ठीक है, बिहार में प्रवेश कहां से? डेंग, सीतामढ़ी से। और प्रमुख सहायक नदियां यहां पर दी हुई है, आप खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बागमती नदी के बारे में। आगे देख लेते हैं हम लोग कोसी नदी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता रहा है
ठीक है। तो याद रखिएगा कुल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर, बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र आप खुद से देख लीजिए। उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई स्थान, ठीक है। सप्तकोशिकी कहा जाता है इसको, ठीक है। 7 नदियों की धाराएं जो है वो मिल करके सप्तकोशिकी बनाती है और वहां से आपकी कोसी नदी निकलती है, ठीक है। संगम कहां पर होता है? कुर्सेला के पास गंगा नदी से संगम होता है। और बिहार में प्रवेश कहां? सुपौल जिला के भीमनगर के निकट यहां से होता है इसका प्रवेश, ठीक है। तो याद रखिएगा। और बाकी जो है आपकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है? घाघरा नदी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। घाघरा या फिर इसी को सरयू नदी कहा जाता है, दोनों एक ही है। अन्य नाम क्या है? तो नेपाल में कर्णाली कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी भी कहा जाता है। 1180 किलोमीटर इसका ओवरऑल लेंथ है। 83 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। और जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं। संगम जो होता है इसका वो होता है गंगा नदी से छपरा के पास इसका संगम होता है। और उद्गम स्थल कहाँ है? गुरला मंधाता चोटी के पास, नाफा, नेपाल में है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बिहार में प्रवेश कहां से होता है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा का बंटवारा जो है वो बिहार से करती है, मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा ये बनाती है आपकी कौन सी नदी? घाघरा या फिर सरयू नदी। 3 नदियां हैं, गंडक हो गई। और फिर कौन कौन सी नदियां जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है यदि पूछा जाए तो आपकी गंडक नदी, कर्मनाशा नदी और सरयू नदी, ठीक है। ये 3 नदियां हैं, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और प्रमुख सहायक नदी है इसकी राप्ती नदी, ठीक, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट नदी कौन सी है? घाघरा नदी हो गई। गंडक नदी बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गंडक नदी, इस पर बहुत महत्वपूर्ण नहरें भी है, ठीक है। तो काली गंडक भी कहा जाता है इसको, शालिग्रामी कहा जाता है, सदा नीरा कहा जाता है और नारायणी नदी कहा जाता है, ठीक है। 630 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 260 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जल ग्रहण क्षेत्र 4188 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल इसका अन्नपूर्णा पहाड़ी में है, ठीक है। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग के मध्य में ये निकलती है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये हिमालय से निकलती है, ठीक है। संगम कहाँ होता है? गंगा नदी से हाजीपुर में इसका संगम होता है, ठीक है, वही पहलेजा घाट के पास। और आपका बिहार में प्रवेश कहां से होता है? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से इसका प्रवेश होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गंडक नदी के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका बूढ़ी गंडक नदी, देखिए ये सब जो नदियां हैं इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, तो आप एक बार चार्ट देख लीजिए। और यदि पीडीएफ चाहिए तो हमसे पीडीएफ ले सकते हैं आप, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये टोटल जो बिहार का जितना भी परिचय है, नदियां है, आपके उद्योग हैं, खनिज हैं, वन संसाधन है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये टोटल का एक ही साथ पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। बहुत ही सस्ते रेट में आप ले सकते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी छोटी नदियां जो है उनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। जो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में मैं बताता चाहता हूँ। देखिए सोन नदी जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है जिसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 202 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर है। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से यह निकलती है, यह निश्चित तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। संगम गंगा नदी में कहां होता है? दानापुर और मनेर के बीच में होता है। और बिहार में प्रवेश कहां से करती है? रोहतास से करती है। और प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कभी कभी सहायक नदियों के बारे में भी पूछ दिया जाता है, इसीलिए महत्वपूर्ण नदियां जो है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैप पर भी मैंने आपको समझाया, ठीक। तो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जो सब चीजें पूछी जाती है वो मैंने बताया। कर्मनाशा नदी, अजय नदी देख सकते हैं, आपका सबके बारे में मैंने बताया हुआ है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। पुनपुन नदी के बारे में एक बार पूछा है, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। फतुहा के पास ये गंगा नदी से आकर के मिलती है। 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर, पठार, पलामू यानी कि झारखंड में, ठीक है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर। संगम फतुहा के पास देख लीजिए, फतुहा के पास गंगा नदी में। और बिहार में प्रवेश ये गया नदी से करती है। और सहायक नदियां यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है क्यूल नदी। ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नदियों के बारे में जो फैक्ट है ये आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो बिहार के 12 जिले जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये निश्चित तौर पर आपको याद होना चाहिए। और कौन कौन से जिले हैं वो भी देख लीजिए। तो बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार,
भागलपुर और लखीसराय। ठीक है, इसको जो है आप मैप निकालिएगा, हर एक जिला को आप पूरब से पश्चिम की तरफ एकदम मैप पर सजा करके और उसके बाद देख लीजिएगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाए, पश्चिम से पूरब की ओर सजाए, इस तरह का भी क्वेश्चन अगर डीप में जाके पूछना होगा तो पूछ सकता है, इसलिए इसको मैप पर जरूर देख लीजिएगा इन 12 के 12 जिलों को। ठीक है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक है? पटना जिले में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो है आपको याद रखना चाहिए, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको निश्चित तौर पर याद होना ही चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो और बाकी सब चीजें जो है नदियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनमें देख लेते हैं। तो कोसी जो है वो नेपाल में गोसाई स्थान सप्तकौशिकी से निकलती है, तो मैंने बताया, इसीलिए कोसी का मूल नाम क्या है? कौशिकी है। ठीक है, और कोसी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनती है, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये 7 धाराएं हैं, इंद्रावती, सन कोशी, ताम्र कोशी, लिच्छू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तामूर कोशी। ठीक है, तो ये 7 धाराएं हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। त्रिवेणी के पास ये सभी धाराएं मिलकर कोसी कहलाती हैं। ये कोसी नदी के बारे में बताया जा रहा है। कोसी नदी बाढ़ की विभीषिका के कारण बिहार का शोक भी कहलाती है। क्यों कहा जाता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यह नदी जो है वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। और यह जो नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो बार बार अपना मार्ग बदलती है, अपना रास्ता बदलती है, इसलिए कोसी नदी प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और 200 वर्षों में, पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित ये हो चुकी है, अपना ट्रांसफर कर चुकी है। ठीक है, और कोसी नदी जो है कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सबके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सोन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। और भी नर्मदा और ताप्ती नदियां भी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और इसलिए वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ये आपने भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर पढ़ा होगा कि मात्र 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और वो जो है आपकी अरब सागर में जाकर के और वहां पर क्या बनाती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो उसी तरह से बिहार में सोन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, और यह नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रवाहित होते हुए और बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना चाहिए। और यह दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो वो कौन सी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। ठीक है, सोन नदी दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख सिंचाई योजना इस पर निर्मित है। और इस नदी पर प्रथम बांध जो है वो 1873-74 में डेहरी में बनाया गया था। जैसे मैंने बताया, डेहरी ऑनसोन जो है वहां पर बांध बनाया गया है। ठीक है, बाद में इस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का भी निर्माण किया गया। कब? 1968 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और आरा के पास कोइलवर में 1440 मीटर लंबा रेल सड़क पुल 1862 ईस्वी में सोन नदी पर निर्मित किया गया, जो वर्तमान में अब्दुल बारी पुल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब्दुल बारी पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल पुल है। 1900 ईस्वी में इस नदी पर डेहरी के पास नेहरू रेल पुल का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो फैक्ट्स हैं सोन नदी के बारे में यहाँ पर भी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका फल्गु नदी के बारे में। तो देख लेते हैं, फल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं के रूप में निकलती है, और इसकी जो मुख्य धारा है उसको कहते हैं निरंजना। ठीक है, याद रखिएगा। बोध गया के पास इसमें मुहाने नामक नदी मिलती है, और मुहाने के मिल जाने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इसी नदी के तट पर बोध गया स्थित है, जहां पर महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसलिए ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फल्गु नदी याद रखिएगा। ठीक है, और ये सभी नदियां जो है वो मौसमी नदियां हैं। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी फल्गु नदी को ही कहते हैं। और गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला भी लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पितृपक्ष का जो मेला लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यह जो है आपका लीलाजन और अंतः
सलीला के नाम से भी जानी जाती है। जहानाबाद जिला में बराबर पहाड़ी के पास यह नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है और आगे चलकर फल्गु नदी अनेक शाखाओं में जैसे भोतही, कररुआ, लोकायन, महत्वाइन इत्यादि में विभाजित हो जाती है। तो ये जो है आपका फल्गु नदी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो गंडक नदी के बारे में है। ठीक है, तो गंडक नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंगमोट और कुतांग से होती है। ठीक है, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा के मध्य से हुई है, याद रखिएगा। और गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी जो है उसको काट करके गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी भैंसालोटन पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है, याद रखिएगा भैंसालोटन का नाम। ठीक है, और पश्चिमी चंपारण जिला नगर में बैराज का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, यह नदी सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करते हुए, याद रखिएगा सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करती है गंडक नदी। और यह जो है सोनपुर और हाजीपुर के मध्य गुजरती हुई पटना के सामने गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कहां? पहलेजा घाट के पास। इसी संगम पर विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर पशु मेला भी लगाया जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपका अंग्रेजी में दिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बिहार के प्रमुख बांधों के बारे में। अब नदियां हैं तो नदियों पर बांध भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नदियां जो है वो गांव में प्रवेश न कर सके, और बांध बना करके विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो देख लेते हैं बांध कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। अजन बांध जो कि अजन नदी पर है, बदुआ बांध जो कि बदुआ नदी पर है, बरनार बांध जमुई नदी पर है, भासकुंड बांध भासकुंड नदी पर है, बिलासी बांध बिलासी नदी, चंदन बांध चंदन नदी पर है। ये सब जो है आपका नदियों के नाम पर ही बांध है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बांध कौन कौन से हैं? तो दुर्गावती बांध है जो कि दुर्गावती नदी पर है। गाय घाट बांध जो है वो आपका मुंगेर नदी पर है। फिर जोग बांध है जेउबी नदी पर। खरगपुर झील बांध है मान नदी पर। मोरवी बांध है मोरवी नदी पर। ठीक है, ये सब जो है आपका सहायक नदियां हैं जिन पर ये छोटे छोटे बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो बांध आपको कहीं नहीं मिलेगा वही मैंने लिखा है, बाकी जो फेमस बांध है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। नागी बांध है नागी नदी पर। नकटी बांध है नकटी नदी पर। ओरहनी बांध है ओरहनी नदी पर। फुलवरिया बांध है तिलैया नदी पर। सिंधवारनी बांध, फिर आपका श्रीकंडी बांध, ये सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग बांध हैं जो कि अलग अलग नदियों पर बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो है टोटल जितने भी बांध हैं उन सब का यहाँ पर लिस्टिंग दिया हुआ है, जो कि मैंने आपका निकाला है बिहार सरकार के वेबसाइट से। ठीक है, हर एक बांध के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, नियरेस्ट सिटी कौन सा है, रिवर किस नदी पर है, कब कंप्लीट किया गया वो भी दिया हुआ है, कौन से जिले में है। ठीक है, टाइप क्या है, हाइट क्या है, लेंथ क्या है, पर्पस क्या है और स्टेटस क्या है। टोटल चीजें यहाँ पर लिस्ट वाइज यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आप यदि पीडीएफ लेते हैं तो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये हर एक बांध के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल बांध के बारे में सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका बिहार में जो प्रमुख जल प्रवाह है उनके बारे में देख लेते हैं। मेजर जो वाटरफॉल है उनके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर वाटरफॉल की परिभाषा दी गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों में तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरती हुई जलधारा को क्या कहा जाता है? वाटरफॉल या फिर जलप्रपात कहा जाता है। और बिहार में जलप्रपात जो है वो मुख्यतः रोहतास, कैमूर, गया और नवादा इत्यादि जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो किन किन जिलों में है वो आपने देखा। आगे देख लेते हैं जो प्रमुख जलप्रपात है उनके बारे में। तो पहला है आपका कगोलत जलप्रपात, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, और यह जो है प्रमुख जलप्रपात है 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नवादा से या ककोलत की पहाड़ियों में अवस्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर? नवादा में। इसका निर्माण कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं के मिलने से हुआ है। और इस जलप्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर है, यानी कि 160 फीट है। मीटर और फीट दोनों में याद रखिएगा। और मुख्य जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 24 मीटर यानी कि 80 फीट है। ठीक है, यही चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई है इधर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद है आपका धुआंकुंड जलप्रपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो है आपका ताराचंडी पहाड़ी रोहतास जिले में काव नदी पर स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद जरूर रखिएगा। और यह जलप्रपात जो है वो कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड जलप्रपात का ही विस्तारित रूप है। ठीक है, मांझर कुंड जलप्रपात से कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से 6 मीटर की गहरी घाटी से गिरने वाले जल से धुंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण इसको धुआंकुंड जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं, रोहतास में स्थित है धुआकुंड जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद है आपका छोटा छोटा ये जलप्रपात है दुर्गावती, जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दुर्गावती जो है वो आपका कैमूर जिले में है। इसे खादर को जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है लगभग 90 मीटर यानी कि 300 फीट की ऊंचाई पर गिरती है। ठीक है, उसके बाद है आपका करकट जलप्रपात। ठीक, यह भी जो है आपका कैमूर जिले में स्थित है। उसके बाद है जियार कुंड जलप्रपात, यह जो है आपका भोजपुर जिले में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आपके जलप्रपात थे और इसी का जो है आपका यहाँ पर लिस्टिंग दिया हुआ है। ककोला जलप्रपात, नदी कौन सी है, कोडरमा पठार से आने वाली धारा, और ककोलत नवादा में है। धुआकुंड जलप्रपात कावा या फिर धोवा नदी पर रोहतास में है। ठीक है, फिर आपका सुखनदरी जलप्रपात करहर में है, रोहतास में। ठीक है, उसके बाद दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी छान पापर रोहतास में। ठीक, फिर करकट जलप्रपात, ये जो है आपका कैमूर जिला में है। जियार कुंड जलप्रपात फुलवरिया में है और जियार कुंड भोजपुर में यह है। ठीक है, फिर तेलहर कुंड जलप्रपात दुर्गावती के नजदीक कैमूर जिला में। ठीक है, तो ये सारा लिस्टिंग जो है आपका मैंने कर दिया है। पहले मैंने उसके बारे में बताया और उसके बाद फिर लिस्टिंग है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं खुद से सारा लिस्टिंग, आपको नदी और कौन से जिला में है ये सारा कुछ मैंने दे दिया है लिस्टिंग बना करके। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे बिहार का भूगोल पढ़ेंगे और बिहार की भौगोलिक संरचना भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आप देख सकते हैं कंप्लीट मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है और इसी से मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। टोटल कहाँ पर किस जिले में कौन कौन से आपके चट्टान पाए जाते हैं ये सारा कुछ दिया हुआ है। और बाकी जितना कुछ है जो भी भूगोल में पढ़ सकते हैं हम लोग, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और प्राकृतिक विभाजन वगैरह मैप वगैरह लेकर के अच्छे से समझाऊंगा मैं। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जितना भी आपका नदियों से रिलेटेड हो सकता था वो मैंने बताया, और आपका जो गंडक नदी पर या फिर सोन नदी पर, गंगा नदी पर, इन सब पर जो आपका बनाया गया है बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में डिटेल से एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जिससे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो उसके लिए इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो जाए सबका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये नंबर जो है आपका 9525360283 पर। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।